Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel, and today in this video I'm going to cover an essay by Ezra Pound, that is A Few Do Not Buy an Imagist. So to explain this essay I'm going to take help of my house test because a question had come from this part, and that question is appropriate to understand the main points or the highlights of the essay. So I have considered my house test in this. So the question that came was, critically analyze Ezra Pound's literary theory of imagism and what effect does it have on modern poetry. तो क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने बोला था कि आपने सबसे पहले एनालाइज करना है इमेजिज्म थ्योरी को जो एजरा पाउंड ने दी थी। ठीक है, उसके बाद इस थ्योरी का यानी कि इमेजिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा है मॉडर्न पोइट्री पे, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, सो वी नो कि इमेजिज्म क्या था। तो इमेजिज्म वाज अ पोइटिक मूवमेंट दैट emerged in the early 20th century, and that same was to use precise, short, direct, clear and a single image in poetry। ठीक है, कि ऐसी पोइट्री लिखनी है जो शॉर्ट हो, मतलब ज़्यादा लॉन्ग पोइट्री नहीं लिखनी है, पोइम नहीं लिखनी है, शॉर्ट पोइम लिखनी है, प्रिसाइज लिखनी है, डायरेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट करना है। ठीक है, ऐसी पोइट्री लिखनी है जो अपने रीडर्स के माइंड में एक सिंगल इमेज क्रिएट करे, एकदम क्लैरिटी हो, शार्प इमेज हो। तो जब हम ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं तो वो इमेजिज्म होती है। ठीक है, तो और ये फाउंड किया था एजरा पाउंड ने, एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इमेजरी। आगे हम वी विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो लेट्स स्टार्ट इट। Make it new. A quotation by Ezra Pound. Now, who was he? Then Ezra Pound, who was an English poet, a great scholar and a literary critic, holds an important position in the development of modern poetry because he founded imagism. That is the very important part of modern poetry. He is the founder of imagism in the English literature. Imagism was a literary technique and a poetic movement that focuses on precision, brevity, directness and use of clear single image in poetry। ठीक है, Ezra Pound has published his essay A Few Do Not Buy an Imagist in 1998, in that he provides clear and necessary guidelines for the poets who wants to try their hand in modern poetry. His main focus was the use of imagism, that is contradictory or is different from literary term imagery, that is generally used in writing a work and writing a work, and an imagist is a person who follows the guidelines and write the poetry in its framework। Okay, let me explain this much now। तो वी अंडरस्टूड कि एजरा पाउंड एक इंग्लिश पोइट थे, एक ब्रिटिश पोइट थे। ठीक है, उन्होंने फाउंड किया इमेजिज्म। इमेजिज्म क्या है? तो इमेजिज्म एक पोइटिक मूवमेंट थी जो अर्ली 20th सेंचुरी में अराउंड 1917 में स्टार्ट हुई थी। एक पोइटिक मूवमेंट थी। उसका मेन गोल क्या था कि उन्होंने बोला था, एजरा पाउंड सेड कि वी विल राइट अ सच काइंड ऑफ पोइट्री इन विच वी विल डायरेक्टली यूज और इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। ठीक है, वी विल यूज प्रिसाइज लैंग्वेज, वी विल नॉट राइट लॉन्ग पोइम्स, instead of that we will write small poems, use of easy language, direct treatment of subject, and most important we will create a single sharp and clear image in the minds of the readers। ठीक है, तो हम ऐसी पोइट्री लिखेंगे, और the people who were part in it, they were the part of the movement of imagism। ठीक है, it is different from imagery because imagery क्या है? इमेजरी एक लिटरेरी टर्म है, पर इमेजिज्म एक पोइटिक मूवमेंट थी जो मॉडर्न टाइम में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इमेजरी वॉज अ लिटरेरी टर्म और इज अ लिटरेरी टर्म दैट इज द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, सच काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू आवर 5 सेंसेस लाइक साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। मतलब इमेजरी इज दैट कि आपने ऐसी पोइट्री लिखनी है जिसमें जो अपने 5 सेंसेस को अपील होती है ना, वो डिफरेंट है। जैसे कि जॉन मिल्टन की पोइम्स हैं या जॉन कीट्स की पोइम है ना, उनकी पोइम्स होती हैं तो हमारे 5 सेंसेस को अपील करती हैं। लेकिन इमेजिज्म क्या है? एक पोइटिक मूवमेंट है
और एक ऐसी टेक्निक को यूज़ करना है जो सिर्फ एक इमेज क्रिएट करती है, नॉट सो मैनी इमेजेस। सो मैनी इमेजेस विल बी क्रिएटेड इन इमेजरी, ठीक है, वो लिटरेरी टर्म है। सो वी विल फोकस ऑन इमेजिज्म ओनली है, ठीक है। सो द पर्सन हु फॉलोज और द गाइडलाइंस ऑफ इमेजिज्म पोइटिक मूवमेंट की, मतलब प्रिसाइज लिखना है, स्मॉल लिखना है, अपने थीम को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देना है और एक सिंगल क्लियर इमेज रीडर्स के माइंड में क्रिएट करनी है, देन दैट पर्सन हु फॉलोज दीज गाइडलाइंस विल बी कॉल्ड इमेजिस्ट, ठीक है। एजरा पाउंड वॉज एन इमेजिस्ट। और इस पूरे ऐसे में एजरा पाउंड ने क्या किया है, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, कुछ निर्देश प्रोवाइड किए हैं अपने उन रीडर्स को, अपने उन राइटर्स को जो मॉडर्न पोइट्री लिखना चाहते हैं। मॉडर्न पोइट्री जो ऐसे गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जो इस तरह की पोइट्री लिखती है, ठीक है। नाउ वी विल रीड दिस। एजरा पाउंड वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड इट एंड एचटी एंड अदर राइटर्स हेल्प इन इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, और भी राइटर्स थे जिन्होंने इसकी डेवलपमेंट में हेल्प की थी। द टर्म इमेजिज्म कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द पोम रिटन बाय एजरा पाउंड इन जैपनीज हाइकू। अगर हमें इमेजिज्म को समझना है तो हमने नीचे लिखी हुई पोइम को रीड करना है। द एपरिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बग। These lines are taken from a poem in the metro station. In the station of metro. The right name is in the station of a metro. 1913 में लिखी गई थी by Ezra Pound and this is a complete poem. ये पोइम 2 लाइन्स की ही है। दिस इज व्हाट इमेजिज्म इज। इमेजिज्म में शॉर्ट पोइट्री लिखी जाती है, तो ये 2 लाइन्स की है, इसमें सिर्फ एक इमेज क्रिएट होती है। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस पोइम देन यू विल गेट टू नो कि इसमें सिर्फ एक ही इमेज क्रिएट हुई है माइंड में, कि एक जो पोइट है वो मेट्रो स्टेशन पे हैं और वो भी एक क्राउड को देखते हैं, ठीक है। उस क्राउड में देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि इस क्राउड के जो फेसेस हैं ना, ये घोस्टली अपीयर हो रहे हैं। द एपेरिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, घोस्टली फेसेस अपीयर हो रहे हैं क्राउड के। और उसको कंपेयर किससे करते हैं, तो पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बग, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड दिस पोइम एंड देन यू विल गेट टू नो कि हमारे माइंड में सिर्फ एक इमेज क्रिएट हुई है कि एक बहुत सारा क्राउड है और उनके फेसेस बिल्कुल घोस्टली हैं, और उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया कि ये फेसेस कैसे लग रहे हैं, तो पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बग की तरह लग रहे हैं। ओके, आगे। This poem is written in Japanese haiku, one of the best examples of modern poetry, and in 2 lines consists of 14 words only. Gives a clear, precise meaning. A sharp imagery of a metro station of Paris in which the person is traveling. यहाँ पे person कौन है? The poet. The theme of the poem is transience, fleeting nature of time, in that the poet is explain how the focus on the poets explain how the faces of the metro people seems ghostly to him and disappear suddenly after the making their presence. ठीक है, next. Further, the poet Ezra Pound divides his essay in 3 points to highlight the mistakes of a modern poet must not do or the guidelines must follow of their writing. आगे हम पढ़ेंगे वो गाइडलाइंस जो एजरा पाउंड ने दी थी उन ऑथर्स को, उन राइटर्स को जो मॉडर्न पोइट्री लिखना चाहते हैं, ठीक है। His very first guideline to other poets is the direct treatment of subject. Instead of making their readers struggle in finding the real context of the work, one of the good example of direct treatment of the subject is the poem Ornate. तो उनकी सबसे पहले गाइडलाइन क्या थी कि आपने क्या करना है, आपने अपने सब्जेक्ट को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। कि व्हेन रीडर इज रीडिंग योर पोम देन ही शुड बी अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या बोला है ना, कि पोइम का मेन थीम क्या है, मेन पर्पस क्या है इस पोइट्री का। तो पहला ये है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखी हुई है, इट इज़ ऑल्सो एन मॉडर्न पोइट्री, ये भी बहुत शॉर्ट पोइम है। वॉल सी वॉल योर ग्रेट पाइन्स, वॉल योर पाइन्स टू पॉइंट, कवर अस विद योर ग्रीन कवर। तो इसमें सी को वो बोल रहा है कि वॉल योर ग्रेट पाइन्स है ना, वो सी को सी से पोइट इज टॉकिंग टू अ सी, उससे बोल रहा है। तो वंस वी आर रीडिंग दिस पोइम हमें एक डायरेक्ट इमेज बनेगी सी की, है ना, कि सी में लहरें उठ रही हैं, वॉल सी वॉल योर ग्रेट पाइन्स, वॉल योर पाइन्स टू पॉइंट। ऐसे आपने इस पोइम को भी गूगल कर लेना है एंड इसको समझना है, देन दिस एग्जाम्पल विल बी बेस्ट फॉर इट। नेक्स्ट,
मतलब फर्स्ट गाइडलाइन क्या है कि सब्जेक्ट को अपने थीम जो भी जिस पे भी आप लिख रहे हैं उसको आपने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देना है. In this poem, the poet directly comparison between sea and a forest. He suggests poets not to confuse their readers with many subjects. बहुत सारे सब्जेक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, एक ही सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देना है. और थीम्स इन अ सिंगल पोम. ठीक है. His second suggestion to poets who wants to be a modern poet is avoid unnecessary words or cliche statements एंड टू द पॉइंट कॉन्वर्जेशन विद द रीडर. कि मतलब बहुत सारे वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स और ओवर यूज्ड फ्रेजेस, यानी क्लीशे ओवर यूज्ड फ्रेजेस नहीं यूज़ करने हैं. क्लीशे स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनकी इंपॉर्टेंस अब ख़त्म हो चुकी है या वो बहुत बार यूज़ हो चुके हैं. जैसे एग्जाम्पल है, two roads diverged in the woods, but sorry I can't travel both. I choose the road less traveled by. ये कुछ lines हैं from the poem The Road Not Taken by Robert Frost. I have written this as an example कि इसमें क्या है कि सारे के सारे words important है, ठीक है, appropriate है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं भी होता तो poem complete होती. इसमें सारे words to the point है. तो बेसिकली इस एग्जाम्पल ऑफ कि कैसी पोइट्री लिखनी है जिसमें वर्ड्स जो अननेसेसरी ना हो. ठीक है. दीज लाइन्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स इन द पोइट्री. हियर द पोइट यूज इन पोइटिक लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द चॉइसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन वंस लाइफ. When a reader reads such kind of poetry, he needs not to think much about the main theme. It is clear from the very first 3-4 lines that its theme is related with decision making and a choice an ordinary person makes in his treatment throughout his life. ठीक है. तो डायरेक्ट पता लग जाता है. द टू रोज डिवर्ज इन द वुड का मतलब क्या है कि लाइफ में डिसीजंस मेकिंग से ये रिलेटेड है. थोड़ा फिलोसॉफिकल है बट इट इज़ ओके. ओके. नाउ द थर्ड लाइन, थर्ड सजेशन. तो फर्स्ट सजेशन क्या था कि अपने सब्जेक्ट को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देना है. सेकंड क्या है, अननेसेसरी वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं. थर्ड क्या है कि डो नॉट डू इन मॉडर्न पोइट्री इज द यूज ऑफ डेकोरेटिव लैंग्वेज. कि बहुत क्लासिक लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है. ही सेज पोइट्स ऑफ these times generally do imitation of classical authors like Shakespeare, Milton, Spencer and try to write like epic poetry which must be avoided. For example, ठीक है. तो एपिक नहीं राइट करनी है. एपिक राइट करने का तरीका, गाइडलाइंस उसकी कुछ और होती हैं. एपिक पोइट्री और है, मॉडर्न पोइट्री और है. तो मॉडर्न पोइट्री में आपने एपिक वाले रूल्स नहीं अप्लाई करने कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज़ कर लिया आपने, क्लासिक वर्ड यूज़ कर लिए, डिफिकल्ट यूज़ कर लिए. ठीक है. ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आर वो ओनली वन ग्रेटर मैन. मतलब ये जो लाइन्स है ये पैराडाइज लॉस्ट की हैं, बुक 1 की ना. तो ये मतलब बहुत ही टफ लिखी हुई है. तो ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है. डेकोरेटिव लैंग्वेज, ऐसे मतलब वर्ड्स नहीं यूज़ करने. सिंपल लाइन, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं. लेमैन लैंग्वेज जो होती है. पोइट्स मस्ट अवॉइड सच काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज शोन इन द अबव वर्क or it may become a hurdle for understanding it to the people who are not as philosophical as Milton, right? Instead of it, use vernacular language. Vernacular language is a simple layman language, normal होती है, which will be best understood easily and keep it short. Point another guideline, the fifth one actually, is the avoidance ऑफ ग्रेट थीम्स. मतलब बहुत बड़े बड़े थीम्स नहीं यूज़ करने हैं. एज दीज आर बेस्ट फॉर एपिक पोइट्री. हाँ, जब आप बहुत मतलब लाइफ डेथ की पोइट्री आप के थीम्स आप यूज़ कर रहे हो ना, ऐसे बड़े थीम्स जो होते हैं, तो आप एपिक में लिखो, है ना. वो उसका वर्जन और है, वैसे थीम्स का वर्जन और है. उसके लिए आप एपिक पोइट्री यूज़ कर सकते हो. पोइट्स शुड डील विद द कॉमन थीम्स. अगर मॉडर्न पोइट्री लिखनी है तो कॉमन थीम्स लिखो, ईजी वन दैट अ लेमन कैन अंडरस्टैंड विद. तो एक नॉर्मल लैंग्वेज जो एक नॉर्मल पर्सन जो उस राइटिंग को समझ सकता है, ऐसे थीम्स यूज़ करो. तो ये थीम्स ज़्यादा ग्रैंड नहीं रखने हैं. Here's another guidelines that a poet must avoid use of abstract ideas. Very important कि abstract ideas होते हैं ना, कि मतलब ऐसे ideas, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिसे आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो सिर्फ जो मतलब दे कान बी सीन, टच्ड, है ना, लाइक लव, लाइफ, ब्यूटीज, जस्टिस. ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं. इसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और these are something that should be not used in modern poetry. उसमें आप कुछ
और यूज़ करो। मॉडर्न पोइट्री में आप पॉवर्टी को डिस्क्राइब कर सकते हो। मॉडर्न पोइट्री में आप नॉर्मल डे लाइफ का जो होता है वैसा लिख सकते हो। ये लव, ब्यूटी, जस्टिस, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, फिलोसॉफिकल जो होते हैं, इसे आप ना यूज़ करें। ऐसे आइडियाज़ आप ना लिखें अपने मॉडर्न पोइट्री में। दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते इन चीज़ों को, इनको सिर्फ फील कह सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कैन लीड टू एब्सर्डिटी, जो आपको क्लियर ही नहीं है वो आपको फिर एब्सर्ड लगते हैं, अनक्लियर होते हैं। इफ़ नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, अगर आप तो सही से प्रेजेंट कर लेते हो इन आइडियाज़ को, लेकिन अगर रीडर इतना फिलोसॉफिकल नहीं है तो फिर वो समझ ही नहीं पाएगा। या फिर अगर आप इसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए इन आइडियाज़ को, तो भी वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शंस है ये सारी। सो एब्स्ट्रैक्शंस, एब्सर्डिटी मस्ट अवॉइडेड, ठीक है। हिज अनदर गाइडलाइन इज़ द यूज़ ऑफ शार्प इमेजरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि शार्प इमेजरी यूज़ करनी है, डायरेक्ट इमेजरी यूज़ करनी है, कि मतलब जैसे ही लाइंस पढ़ी एक इमेज क्रिएट होगी माइंड में, और एक सिंगल इमेज क्रिएट करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैनी इमेजेस, अ सिंगल इमेज, एज अ प्रिसाइज एंड डायरेक्ट एज द राइटर कैन मेक। जितना डायरेक्ट, जितना प्रिसाइज वो मेक कर सकता है, उतना राइटर को करना चाहिए। हिज अनदर गाइडलाइन टू द पोइट इज डायरेक्ट डीलिंग विद द रीडर्स, लाइक रीडर्स मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट in which context of writer work without any external help, कि मतलब राइटर ऐसे राइट करे ना कि रीडर समझ जाए, उसको किससे पूछना ना पड़े। ही मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट द राइटर इज सेइंग इन दिस लाइन्स, ठीक है। हिज अनदर गाइडलाइंस फॉर द पोइट इज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पॉजेस, कि कहाँ पॉज लेना है, कहाँ नहीं लेना है, वो भी देखना है। एंड राइट देयर राइटर एंड मस्ट अवॉइड क्लीशे अवॉइड करना है। क्लीशे क्या होता है कि ओवर यूज स्टेटमेंट्स, इतनी बार यूज़ हो चुके हैं ना कि अब मतलब उनकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, वो स्टेटमेंट्स, वो फ्रेजेस। एंड अवॉइड रिपीटिंग वर्ड्स नहीं रिपीट करने हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड एट द एंड, like the phrase like roses are red, your face is like a moon, your eyes are like a star, ये क्लीशे है, ये बहुत बार यूज़ हो चुके हैं, ओवर यूज्ड हैं ये। अब इनको सुन के ना वी डोंट फील एक्साइटमेंट like these kind of statements, these kind of phrases are cliche, like now must be avoided. Instead use single sentence to express same statement. To conclude, in his essay, A Few Do Not Ban Images, Ezra Pound, the founder of Imagism in literature, that is a key characteristic of modern poetry, which focuses on precision, directness, clear and sharp single image in poetry, which was developed in the 19th century, makes it clear the meaning and use of it to other poets. तो इस essay में एजरा पाउंड ने मॉडर्न पोइट्री को इंट्रोड्यूस किया है। उसमें उसका जो मेन पॉइंट है मॉडर्न पोइट्री का, दैट इज इमेजिज्म, उसको डिस्क्राइब किया है। और दूसरे राइटर्स को जो मॉडर्न पोइट्री में लिखना चाहते हैं उन्हें बताया है कि आप ये वाले गाइडलाइंस फॉलो करें, देन यू कैन राइट और बिकम अ मॉडर्न पोइट, ठीक है। एंड हाउ दिस इज हेल्पफुल और व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ दीज guidelines or this essay to modern poetry is that कि the poets who wants to write in it, they are now given a a good way. अब वो इस वे को, इस मेथड को अगर यूज़ करेंगे देन दे कैन राइट इन अ गुड वे। तो इफ़ेक्ट इसका क्या है, तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है। उन्हें हेल्प मिली है इस essay से, इस थ्योरी से। The poet helps others by describing and pointing out the mistakes that are generally done by writers while writing poetry in modern poetry, and suggests them not to do such mistakes while writing poetry, such as the use of decorative, grand styles, too many themes, words that are unnecessary, lengthy poems, too many images, cliche, and many other mistakes that they do एंड दे डू मस्ट अवॉइड नाउ, ठीक है। तो ऐसे उसको बता के, उनकी गलतियों बता के और उनको ये बता के कि ये ना करें बल्कि ये करें, उन्हें हेल्प करी है। तो उसकी थ्योरी का क्या इफ़ेक्ट है, तो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कि अब अदर राइटर्स जो हैं, जो मॉडर्न पोइट्री लिखना चाहते हैं, नाउ दे कैन ईजिली राइट, ठीक है, और नाइसली राइट। ओके, थैंक यू।